नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। आज की वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके अंतरा बुक के पहले पाठ को, जिसका नाम है ईदगाह, जो कि रचना है प्रेमचंद की। और पाठ को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप इस पाठ के लेखक प्रेमचंद के बारे में भी अच्छे तरीके से जान लें। तो यहाँ पर प्रेमचंद के बारे में मैंने डिटेल रखे हुए हैं। देखिए, प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिला लम्हे ग्राम में हुआ था। 1880 में इनकी मृत्यु 1936 में हो गई। इनका मूल नाम धनपत राय था और उर्दू में इन्होंने जितनी भी रचनाएं की उसमें अपना नाम उन्होंने नवाब राय लिखा। ठीक है, तो उर्दू में जितनी भी रचनाएं उन्होंने की उसमें इनका नाम नवाब राय था, उनका मूल नाम धनपत राय था। और हिंदी में जितनी भी रचनाएं की है वो उन्होंने प्रेमचंद के नाम से किया है। शिक्षा की यदि बात करें तो उनकी शिक्षा बीए तक की थी। रचनाओं की बात यदि करें तो प्रेमचंद की रचनाएं हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्लास 5 से लेकर बहुत क्लास 2 या क्लास 5 से ही हम प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। ईदगाह जैसी रचनाएं हमने पहले भी पढ़ी है, दो बैलों की कथा जैसी रचनाएं हमने पहले भी पढ़ी है। और हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का बहुत अलग स्थान है। उनकी भाषा इतनी सरल भाषा, ग्रामीण जीवन का जो चित्रण है वो बहुत विशेष है। इनकी कहानियों में मैंने यहाँ पर जो विशेष दो कहानियां हैं उसका नाम रखा है। पहला ईदगाह, जो कि आपके चैप्टर में है। दूसरा है दो बैलों की कथा। उपन्यास में दो रचनाओं का नाम महत्वपूर्ण है, गोदान और गबन। नाटक में करबला और संग्राम आप याद कर लीजिएगा। संपादित पत्रिकाओं के नाम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हंस, माधुरी, मर्यादा और जागरण नाम की पत्रिकाओं का संपादन भी प्रेमचंद जी ने किया। कहानी संग्रह यहाँ पर देखिएगा, मानसरोवर नाम से इनकी कहानी संग्रह है जिसके 8 भाग है। इनकी भाषा हिंदी है और इन्होंने उर्दू में भी पहली रचनाएं की, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया। उर्दू में इन्होंने नवाब राय के नाम से रचनाएं की, हिंदी में प्रेमचंद के नाम से इन्होंने रचनाएं की। इनकी रचनाओं में विशेष क्या है वो देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में साहित्य में किसानों, दलितों व नारियों का चित्रण है। ठीक है, जिस वर्ग को समाज में दरकिनार कर दिया जाता था, किसानों को, दलितों को, नारियों को, उसका चित्रण इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। यथार्थ यानी जो सच है, जो रियलिटी है, उसका चित्रण इनकी रचनाओं में हम देखते हैं। समाज सुधार की भावना हम इनकी रचनाओं में देखते हैं। राष्ट्रीय भावना भी इसमें हम देखते हैं इनकी रचनाओं में। और ब्रिटिश शासन का विरोध हम यहाँ पर देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के समय किसानों की स्थिति कितनी दयनीय थी। ब्रिटिश लोग जो है हम पर किस प्रकार अत्याचार करते थे, कृषकों, दलितों का क्या हालत था, ये है सजीवता है। जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो ऐसा हमें नाटकीय ढंग का नहीं लगता है। हम उन सभी रचनाओं को, उन सभी पात्रों को हम अपने आसपास फील कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हाँ, ऐसी कहानी के लोग या ऐसे पात्र के लोग हम आसपास भी हमारे ऐसे पात्र जो है वो हमारे आसपास, हमारे जीवन में हमने देखा हुआ है। तो सजीवता भी है और ग्राम जीवन का चित्रण इसमें बहुत सुंदर दिखता है। चाहे हम ईदगाह की बात करें, दो बैलों की कथा की बात करें, गोदान की बात करें, तो ग्राम जीवन का जो चित्रण है बहुत ही सुंदर रूप से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हमने प्रेमचंद के बारे में जान लिया। अब देखते हैं ईदगाह के बारे में, ईदगाह कहानी के बारे में। ईदगाह की विधा है कहानी। ये एक कहानी है। इसका प्रकाशन सन 1933 में हुआ था। इसमें जिस त्योहार का वर्णन है वो है ईद। जिस महीने का माफ कीजिएगा, जिस महीने का वर्णन है वो है रमज़ान के बाद का वर्णन। ठीक है, हम जैसा हमें मालूम है कि रमज़ान के 30 दिन के बाद ईद का त्यौहार आता है। इस कहानी में जो मूल है वो है बाल मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर इस कहानी की रचना की गई है। इसके पात्र को भी देख लेते हैं।
यदि हम पात्रों की बात करें तो जो मूल पात्र है वो है हामिद, जो कि 4-5 वर्ष का बालक है। उसके पिता आबिद, ठीक है, आबिद हामिद के पिता है, जिनकी गत वर्ष हैजे से मौत हो गई है। अमीना हामिद की दादी है और अब आबिद के मृत्यु के बाद अब वो दूसरों के फटे कपड़े सिलकर या उधार मांगकर वो अपना घर चला रही है। हाँ, हामिद की माता जी की भी मृत्यु जो है वो हो गई है। कहानी में ये लिखा हुआ है बस कि पीली होते होते वो एक दिन मर गई। तो हम ये समझ सकते हैं कि कमजोरी के कारण, दैनिक स्थिति के कारण जो है वो उसकी माता जी का भी निधन हो गया। ठीक है, वो अब अमीना के साथ, अपनी दादी अमीना के साथ ही रह रहे हैं। गांव के अन्य जो पात्र हैं उसमें मोहसिन, नूरे और सम्मी, महमूद का नाम आता है, जो कि गांव के बालक है और हामिद के मित्र हैं। साथ ही साथ कायम अली का नाम हम देखते हैं, जो गांव के चौधरी है, यानी राशन ये सब का काम देखते हैं। जुमराती का बस नाम मात्र आया है, जो गांव का एक व्यक्ति है। ठीक है, अब कुछ विशेष चीजें देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर इससे पहले हम अगर शीर्षक देख लेते, माफ कीजिएगा, विशेष चीज़ों को देखने से पहले यदि हम सारांश देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं पहले सारांश आपको समझा देती हूँ और तो यहाँ पर मैं आपको सारांश पहले समझा देती हूँ और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको मैं आगे बतला देती हूँ। तो सारांश में मैं पढ़ती हूँ। इस कहानी में एक अनाथ बच्चे हामिद को चित्रित किया गया है, जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और अब वो अपनी दादी अमीना के साथ रह रहा है। गांव के बच्चों के साथ वह ईद के मेले में जाता है, जहां हर बच्चा अपने पिता के साथ आया हुआ है और खिलौने, मिठाइयाँ और झूले का आनंद ले रहा है। ठीक है, वो बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, झूले में बैठ रहे हैं और आराम से उसका आनंद ले रहे हैं। ठीक है, पर हामिद अपने 3 पैसे बचा रहा होता है। हामिद के पास जो है केवल 3 पैसे ही होते हैं और वो इन सभी चीज़ों पे खर्च नहीं करना चाहता है। ठीक है, वो बचा रहा है और मेले के अंत में दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि हर रोज रोटियां बनाते समय अमीना के हाथ जल जाते थे। मित्रों द्वारा चिमटा खरीदने का मजाक बनाए जाने पर वो अपने तर्कों से सभी को हराता है। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब उनके मित्र खिलौने खरीद रहे होते हैं, मिठाइयाँ खरीद रहे होते हैं, माफ़ कीजिएगा, झूले में बैठ रहे होते हैं, तो वो बहुत मजाक उड़ाते हैं हामिद का कि तू तो मिठाइयाँ नहीं खरीद रहा है, क्यों तू पैसा बचा रहा है, या तू झूले में नहीं बैठ रहा है, लगता है कि तू अंत में कुछ बहुत ही विशेष खरीदना चाह रहा है और फिर तू हमें ललचाएगा। जब वो खिलौने खरीदते हैं उसके मित्र, तो वो भी उसको ललचाते हैं, देखकर उसको लुभाते हैं। लेकिन हामिद को मालूम था कि उसके पास 3 ही पैसे हैं, तो कुछ ऐसा खरीदा जाए जो सच में काम में आए। तो अंत में वो अपने 3 पैसे देकर जो है वो एक लोहे का चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसकी दादी जब भी रोटियां बनाती थी उसके हाथ जल जाते थे। ठीक है, तो कहानी में क्या है, कहानी में अभाव के कारण बालपन में ही प्रौढ़ता का आना द्रष्टव्य होता है। यानी कहानी में धन के अभाव के कारण और लोगों के अभाव के कारण जो जिम्मेदारी आ जाती है ना, उससे हमारा बालपन क्या होता है कि हम अपने बारे में सोचते हैं, हाँ ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, ये खिलौने खरीद लेते हैं, हम दूसरों के बारे में कहाँ सोचते हैं बचपन में, है ना। लेकिन वो हमें 4-5 साल में ही अपनी इच्छा को मारकर, मिठाइयों को देखकर मिठाइयाँ खाने का तो मन हो रहा ही होगा, खिलौने को देखकर खिलौने खरीदने का तो मन हो ही रहा होगा, झूले को देखकर झूले में बैठने का मन हो ही रहा होगा। लेकिन इन सब इच्छाओं को मारकर वो अपने धन को बचाकर, जैसे एक प्रौढ़ व्यक्ति सोचता है, जैसे एक मैच्योर पर्सन सोचता है, एक बड़ा व्यक्ति सोचता है, अपनी इच्छाओं को मारकर वो जो महत्वपूर्ण है, जो सच में आवश्यक है, उसको खरीदता है। और यहाँ पर यही है कि अभाव आपकी आयु से भी अधिक आपको प्रौढ़ बना देती है, इस कहानी में दर्शाया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसको देख लेते हैं। सारांश मैंने आपको समझा दिया है, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। अब महत्वपूर्ण चीज़ें जो है मैं आपको बतला देती हूँ। देखिए, इसमें विशेष क्या है कि गांव से ईद
ईदगाह की दूरी, जहाँ पे ईद का नमाज हो रहा है वहाँ वो शहर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो गांव से ईदगाह की दूरी जो है वो 3 कोस की है। गांव से ईदगाह जाते समय क्रम से क्या क्या दिखते हैं, तो पहला आता है उन्हें बगीचे दिखते हैं आम और लीची के। उसके बाद फिर उन्हें अदालत दिखते हैं, अदालत दिखता है, इसके विषय में वो लोग बात करते हैं। फिर उन्हें कॉलेज दिखता है जहाँ पर मोहसिन महमूद की बातें होती है कि अरे कॉलेज में इतने बड़े बड़े आदमी पढ़ते हैं और मैम भी पढ़ती हैं। फिर उन्हें क्लब घर दिखता है जिसमें फिर वही बात होता है कि यहाँ पर देखो इतने बड़े लोग खेलने आते हैं, जो मेमे हैं यानी जो विमेंस हैं वो भी खेलने आती हैं। फिर हलवाइयों की दुकान की बात होती है जहाँ पर वो लोग ये बात करते हैं कि हलवाइयों की दुकान में जो मिठाइयाँ बच जाती है वो कौन लेकर जाता है। तो महमूद जो है वो ये बतलाता है कि अरे तुम्हें मालूम नहीं है, हलवाइयों की दुकान में जो मिठाइयाँ बच जाती है ना, वो रात में जिन्नात सही असली वाले पैसे देकर जो है वो लेकर जाते हैं। तो चर्चाएं होती रहती है। फिर उसे पुलिस लाइन दिखता है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर दिखती है उस विषय में, उसके बारे में बच्चों में चर्चाएं होती है कि अरे ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ठीक है। फिर मेले में जो क्रम से दिखता है तो सबसे पहले होता है ये मैंने ऊपर में जो बताया वो था कि रास्ते में क्या, उस ईदगाह में जाने से पहले जो रास्ते में आ रहा है उसका क्रम। फिर मेले में जब जाते हैं तो उसमें कौन कौन से खिलौने दिखते हैं, तो सबसे पहले चरखियाँ दिखती हैं उनको, फिर खिलौने दिखते हैं, अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयों की दुकान दिखती है और फिर अंत में उन्हें लोहे की सामग्रियों की दुकान दिखती है जिसमें किसी भी बच्चे का जो है वो इंटरेस्ट नहीं रहता है, किसी का भी जो है वो रुचि नहीं रहता है बच्चे का, लेकिन हामिद लोहे के सामग्रियों की दुकान से चिमटा खरीदता है। फिर देखिए कि किनके पास कितने पैसे थे। हामिद के पास 3 पैसे थे। अमीना ने जो पैसे बचाए हुए थे उसमें से हामिद को 3 पैसे वो देती है। महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे और इतने पैसे ही उनके लिए बहुत ज़्यादा थे। और फिर मेले में किसने क्या खरीदा वो भी देख लीजिए। हामिद ने चिमटा खरीदा। जब वो तर्क से अपने चिमटे के बारे में वो तर्क देता है, जब वो सभी बच्चे उसे चढ़ाते हैं, माफ़ कीजिएगा, जब सभी बच्चे उसे चढ़ाते हैं कि ये क्या खरीद के लेकर आया, मैंने सोचा कि तुम अंत में कुछ मिठाइयाँ खरीदोगे, खिलौने खरीदोगे, झूले में बैठोगे, तुम ये चिमटा लेकर आ गए। और जो चिमटे के लिए वो तर्क देता है उसमें वो बतलाता है कि यार ये रुस्तम हिंद है। रुस्तम हिंद मतलब हिंदुस्तान का वीर है, ठीक है। इसे तुम इसे तुम आग में डाल दो, क्या ये जलेगा? तुम अपने खिलौने को आग में डालो, तुरंत जल जाएगा। तुम इसे पानी में फेंको, क्या ये गलेगा? तुम अपने खिलौने को पानी में फेंक कर देखो, ये तुरंत गल जाएगा। तुम ज़मीन में पटक दो चिमटे को, क्या ये टूटेगा? बिल्कुल नहीं। और अपने खिलौने को ज़मीन में पटक के देखो, ये तुरंत चकनाचूर हो जाएगा। और ऐसे ऐसे तर्क सुन के सभी बच्चे जो है उन्हें लगता है कि नहीं, चिमटा तो सच में बहुत दमदार खिलौना निकला। महमूद ने सिपाही खरीदा था, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील खरीदा था और समी ने धोबिन। और हम कहानी में आगे देखते हैं कि जब ये सभी अपने अपने खिलौने लेकर अपने अपने घर जब जाते हैं, किसी की बहन तोड़ दे रही है, किसी के पास जो खिलौने रहते हैं वो खेलते खेलते टूट जाते हैं, लेकिन जब हामिद चिमटा लेकर अमीना के पास जाता है तो अमीना सबसे पहले तो ये सोचती है कि अरे 3 पैसे मैंने दिए थे, ये लोहे का सामान तो महंगा ही होगा, 3 पैसे लग गए होंगे, इसने ना मिठाई खाया ना खिलौना खरीदा, ये क्या लेकर आ गया। और जब वो उससे ये पूछती है कि ये क्या लेकर आया है, और हामिद जो है बहुत प्रेम से ये बोलता है कि दादी मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि रोज़ तुम रोटियां बनाते समय तुम्हारे हाथ जल जाते थे, है ना, तुम्हारे हाथ जो है वो जल जाते थे। तो वो जो है वो करुणा से भर जाती है, प्रेम से भर जाती है और हामिद को गले लगा लेती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहानी में इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर इसके सारांश में मैंने बतला दिया है कि कहानी का जो मेन आधार है, जो मुख्य बिंदु है, वो यही है कि किस प्रकार अभाव, गरीबी जो है वो बालपन में ही प्रौढ़ता ला देती है।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको सारांश बतला दिया ईदगाह कहानी की, मुख्य बिंदु बतला दिए, मैंने आपको उसके पात्र बतला दिए हैं और इस कहानी के लेखक प्रेमचंद के बारे में मैंने बतला दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमें कमेंट में ज़रूर बतलाएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि आप ये फुल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बतलाएं। आप ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।